यस एवरीबडी, करें स्टार्ट। चलिए सबको गुड मॉर्निंग करें। अरे भाई इधर आ गए, बहुत बढ़िया सर। नहीं, मॉडिफाइड मतलब इनअप्रोप्रिएट। बराबर है ना। अनमॉडिफाइड मतलब क्लीन। कौन सी डेफिनेशन? हाँ, बराबर है ना। कुछ भी। चलिए ओके, चलिए करें स्टार्ट एवरीबडी। मेरे को जहां तक याद है हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 11, यस ये दो चैप्टर्स को क्या कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ रहे हैं। और हम लोग कल थोड़ा सा रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर में भी गए, जहां पर हमें इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क को समझना था, राइट। एक बार मैं सारी चीजें रिवाइज कर दूं, आप मेरे पीछे पीछे थोड़ा सा मन में बोलेंगे तो चलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट डे इनिशियली हमने क्या बोला, ऑडिट की डेफिनेशन बोली। यस, क्या है ऑडिट की डेफिनेशन? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑफ एन एंटिटी irrespective of okay, what is the definition of internal control? So internal control is a process or a policy designed, implemented and maintained by TCWG or management or other personnel to obtain reasonable assurance about the achievement of entities' objectives, which are reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, compliance with laws and परफेक्ट परफेक्ट, यस और नो। अब हमने जो कल इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशंस देखी, आई, सी और डी, सब में ऐसा था, आई में ऐसा था, द चांसेस ऑफ misstatement that can arise in account balances, transactions, yes or no, disclosures which are materially misstated either individually or on an aggregate basis before taking into consideration internal controls. If I talk about control risk, then we say that though you have adopted the internal controls, आपने internal controls अपने पास सेटअप करे हैं, but वो internal controls के बावजूद ना आपके रिस्क का प्रिवेंशन हो रहा है, ना डिटेक्शन हो रहा है, ना करेक्शन हो रहा है ऑन अ टाइमली बेसिस, और फिर भी देयर इज अ मिसस्टेटमेंट आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेट बेसिस इन दोस 3 एरियाज। डिटेक्शन रिस्क जो है वो ऑडिटर के पर्सपेक्टिव पे है, दैट ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट एबल टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स। IC has an inverse relation with D. When INC is high, D has to be low. And I hope you understand it's one way, it's not the other way around कि अगर रिस्क नहीं तो हम काम ही नहीं करेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? दूसरी चीज जो मैंने करी वो था सबसे इंपॉर्टेंट कल, वो था आपके लिमिटेशंस। और लिमिटेशंस में सबसे पहला पॉइंट जो हमने हेडिंग में करना है वो है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और उसमें सिंपल और एक चीज बात थी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट जजमेंट्स। ये सारी चीजें जजमेंट्स के ऊपर आधारित है। आप कोई भी चीज ले लेंगे, हमने कल बहुत इन डेप्थ किया, 1 घंटा इस पे टाइम स्पेंड किया। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और सारा जजमेंट पे करना पड़ता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, एविडेंस बहुत बार परस्यूसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। हमें मान के चलना पड़ता है, इट परस्यूज जस्ट टू बिलीव इन समथिंग, बट देन कॉन्क्रीट वे में कभी आपको कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं मिलने वाले। नंबर 3, फ्रॉड्स का नेचर में ही ऐसा कि वो पकड़ में नहीं आते। सो इफ द फ्रॉड्स आर डन बाय मैनेजमेंट and they are sophisticated in nature, I hope you understand that we are doing audit not investigation. So हमारी audit कभी उन frauds को पकड़ ही नहीं पाएगा। हमारा एक लिमिट होता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का। नंबर 4, टाइमलीनेस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है। आप मेरे को बोलेंगे सब चेक करो, तो नहीं हो सकता क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट और बार बार आता है। वी कैन reduce the audit risk but we can minimize it but we cannot eliminate it.
we have to reduce it to such an extent that you can give a clean opinion. You have to strike a balance between the cost, the time, the resources that you are spending और सामने उसके सामने क्या benefit मिल रहा है, हम कितने एक्सटेंट तक रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं. बस आप उसको मिटा नहीं सकते, आप उसको ऑब्वियसली रेड्यूस जरूर कर सकते हैं. यस और नो. और फिर हमने अंत में बोला अदर लिमिटेशंस में एक और एक पॉइंट था उसमें कि इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट अलग अलग होता है, जो हमने पहले कवर कर लिया. और फिर एक अदर पॉइंट्स में आ जाता है कि भाई रिलेटेड पार्टीज हैं, उनके साथ आप व्यवहार कर रहे हो, वो कैसे पता चलेगा. गोइंग कंसर्न आगे प्रॉब्लम है, फ्यूचर वायबिलिटी तो हम देते नहीं, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है. अरे ये सुनो, तो ये कुछ आपके लिमिटेशंस है. बाकी अगर और फिर से रिवाइज करें भाई 5 गोल्डन रूल्स है, याद रखना है. उन्होंने कहा है एथिकल रिक्वायरमेंट्स IOI, प्रोफेशनली कंपिटेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. द सेकंड पॉइंट इज स्केप्टिज्म. यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी अलर्ट, right? And you have to be vigilant, you have to be alert in terms of conditions which may state that there is a fraud, question the reliability of documents, and make sure that you have corroborative evidences. The third aspect is judgment, and judgment हर तरफ लगेगा दोस्त. judgment आएगा आपको experience से, materiality and audit risk, nature, timing and external audit procedures, evidence that you collect, evaluation of management judgment, and the conclusions that you draw out of it. Everything will require judgment. Ultimately sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient का मतलब quantum, appropriate का मतलब quality, and lastly comply with all standards. Don't do partial compliance. Comply with everything. If there is an exception, that's okay. But नहीं है तो सब comply करना पड़ेगा. Is this clear? Important aspect. What are the objectives of audit here? To express an opinion, ना? But कैसे opinion express? To state that the financial statements are free from material misstatement, which can be either due to fraud or error, and they are prepared as per applicable FRF. Yes or no? Everybody. More or less specifically, we jump to SA 210 on the second day. यहाँ पर हमने क्या बोला कि बस SA 210 है ना, agreeing the terms for an audit engagement. तो हमने बोला engagement letter क्या होता है? Engagement letter is a letter that is signed by the auditor and the auditee to avoid future misunderstandings. फिर हमने बोला यार engagement letter में ऐसा क्या आता है, तो हमने couples बनाए हुए और आपको बाद में समझ में आया कि अरे डिट्टो सेम है. वो जो बड़ा क्वेश्चन था कि engagement letter कैसा ड्राफ्ट करता है, उसकी भी पॉइंट्स मैंने चार्ट में डाल के रखे हैं. तो हमने क्या बोला भाई ऑब्जेक्टिव को पहले ये क्लियर हो जाए. नंबर 2, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो 4 पॉइंट हो गए एक्चुअली, वो लिखते जाएंगे अपन जब एग्जाम में तो 4 पॉइंट होंगे. वो फिर आता है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन जो आपको एप्लीकेबल है, और आपको क्या FRF एप्लीकेबल है. 6 हो गए पॉइंट यहाँ पर. 7 पीयर रिव्यू, इट इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू एज पर सी एक्ट, तो आपका कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा मत समझे. नंबर 8 फीस, व्हाट इज द रेम्यूनरेशन दैट विल चार्ज फॉर द वर्क दैट वी आर डूइंग. नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, माय गॉड 5 स्टार मार्क्स आई डिड. You have to state that there are some limitations of audit. Yes, but we have taken sufficient care and we are designed our audit procedures in such a manner that जितना हो सके उतना हम सही से करेंगे. But there are some limitations. So there is always a element of risk. ये एक important point है. और एक बहुत beautiful point जो मैंने स्टार मार्क करा है अपनी बुक में, क्या बोला हमने कि while expressing our opinion, we will also be evaluating your internal control. But we want to make sure that we are doing the assessment of your internal control, not to express an opinion on your internal control. The ultimate opinion will be on your financial statements only. But in case we found any error or fraud in your evaluation of internal control, we'll communicate to you. One more point if you want. आपको लगता है कि 3 मार्क के लिए मैं 3 पेज लिखूंगा, तो और एक पेज और एक पॉइंट लिख सकते हैं. The skills, the composition of the team that will be doing the audit. You can put that point as well. तो ये एंगेजमेंट लेटर में ये सारा आ गया. फिर हमने 2 बातें करी. जब वो आया, वो नाचा, वो बोला अरे यार क्या बात है, क्लाइंट आया, क्लाइंट को बोला लेटर, क्लाइंट ने बोला ठीक है लेटर तो साइन करा ले, देखो बाद में देखूंगा. तो आपको समझिए उसकी आंखों में क्या चल रहा है. आपने उसको क्या बोला, देखो ये लेटर साइन करने से पहले अगर आपने मेरे पे कोई दबाव डाला, आई विल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट. भाई शुरू होने से पहले ही हो रहा है, ऐसी धमकियां दे रही है तो कौन मंडप पे बैठेगा. नहीं अभी ना बोल दीजिए. लेकिन अगर हो गया शादी, आपका एंगेजमेंट लेटर हो गया, उसके बाद दबाव डालता है. हमने बात करी थी चार्ट में, तो हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि भाई क्या करना है. बट समझो अगर वो जो बोल रहा है वो जेन्युइन है, रीजनेबल है, तो रूल कहता है ओके देन इन दैट केस यू कैन अडॉप्ट अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स एंड मेक श्योर दैट योर वर्क इज डन एंड डोंट गिव रेफरेंस फॉर दैट एज वेल. बट इफ द रीजंस दैट द क्लाइंट इज गिविंग इज अनरीजनेबल, वो कोई रीजन कोई सेंस ही नहीं बन रहा है और कुछ भी बातें कर रहा हो, वो बोलता नहीं आज सूरज बराबर नहीं आया, ठंडी है, कैश बुक नहीं बताऊंगा, ये क्या बात हो गई, ये किसी बात हो रही है. आप मेरे स्कोप पे लिमिटेशन डाल रहे हो. ऐसे वक्त पर आई विल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट and I will check is there any responsibility, do I need to communicate, do I need to report to any regulatory authority or owner. If yes, then obviously we have to do that. इतना सिंपल है. और अगर याद होगा लेटर साइन करने से पहले अपन उसको बोला देखो प्री कंडीशन मालूम है क्या, वो डर गया, बोले क्या होता है प्री कंडीशन. अरे प्री कंडीशन का मतलब तुझे मालूम है, तुझे मुझे 3 अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने हैं, पेपर बुक्स आदमी. बोले हाँ वो तो पता है सर, वो समझ गया. और अच्छा वो और तुझे तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है क्या, डू यू नो द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF, ये सब पता है. बोले नहीं सर, तो फिर ये पता करना होगा लेटर काय का साइन कर रहे अपन. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. दैट वाज SA 210 फॉर यू.
इज दिस क्लियर? यहां तक एकदम एकदम चकाचक टकाटक पूरा। अब थोड़ा और आगे बढ़ें क्या? एवरीबडी फाइन। अब आपको चार्ट में आना है। आपको चार्ट दिया गया है ना? नहीं दिया है क्या? तो चार्ट में SA220 है क्या? देखो SA220, SA220, everybody please, SA220. Lot of things to do in chart. Now, एक आपके पास SA220 का चार्ट है जो आपको दिख रहा है, बराबर है? 2 मिनट अगर आप उस SA220 पर आएंगे, आ गए क्या सब? और अगर आप SA220 की हेडिंग मेरे लिए रीड करेंगे तो वो क्या कह रहा है? क्वालिटी कंट्रोल, बराबर है? द फोकस इज ऑन नाउ द क्वालिटी। और उस चार्ट के पीछे ही आपको SQC1 दिख रहा होगा, SQC1। माय फ्रेंड्स, अगर आप उसकी हेडिंग पढ़ेंगे तो क्या है? क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जहां पर उसका जो मेजर हेडिंग है वो है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट विल परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। अब आज हमें ये दोनों करना है। तो अगर मैं आपको 2 मिनट बता दूं, हमें SQC1 और SA220 ये दोनों पे बात करनी, ठीक है? तो आप ये समझ के चलिए, लेट अस कंटिन्यू विद द स्टोरी दैट वी हैड स्टेटेड दैट एक बंदा जो है वो सीए बन चुका था और वो अपने सीनियर के पास गया और उसने उसको सबसे पहले पूछा कि आपने क्या गोल्डन प्रिंसिपल्स जीवन में फॉलो किए हैं जिससे आप इतने आगे हैं, सक्सेसफुल है। उसने 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स बताया, हमने सब रट दिया। कल आपने फर्स्ट डे अपने ऑफिस में कदम रखा और आपके कर्म इतने अच्छे हैं, पुण्य इतने अच्छे हैं कि पहले दिन ही आपको एक क्लाइंट मिल गया। वो एक्साइटमेंट में आपने वो सीनियर जो आप जिसको आप आइडल मानते हैं उसको कॉल किया और बोला कि सर आज मेरे तरफ से डिनर है, एक पार्टी है, प्लीज। और अभी आप उसके साथ होटल में मिले और आपने उसको बताया कि आई हैव गॉट अ क्लाइंट एंड द कंसर्न पर्सन इज आल्सो एक्साइटेड, हैप्पी फॉर यू। आपने उसको बोला सर आज पहला दिन है, पहला क्लाइंट मिला है, ऐसा क्या करूं कि जीवन भर क्लाइंट आते रहे, जीवन भर क्लाइंट मेरे साथ जुड़े रहे और वो और भी लोगों को रेफर करें। अब बात वहां पर आ रही है। उस सीए ने कहा अगर तुझे ऐसा चाहिए कि जीवन भर तेरे क्लाइंट्स बढ़ते रहे, यू हैव टू ऑब्वियसली फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क। और क्वालिटी अगर आपको समझना है तो आपको 2 चीजों को ध्यान से देखना होगा, SQC1 और SA220। अब आपके मन में अगर ऐसा आ रहा है कि यार ये क्वालिटी के ऊपर ये 2 क्या बनाना है उन्होंने, SQC स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड देयर इज अ स्टैंडर्ड। तो आई विल एक्सप्लेन दिस। SA220 टॉक्स अबाउट whenever you get a particular audit engagement, जब भी आपको कोई एक पर्टिकुलर काम मिलता है, उस काम के रिलेटेड आपने क्या क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए वो 220 में बताया गया। और SQC1 तो भैया
पूरे फर्म लेवल पर क्या क्वालिटी मेंटेन करना उसके बारे में बोलता है। I don't know how many people understood this. Yes or no? SQC1 talks about firm level QCPP. अब ये क्या हो गया भाई? QCPP, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर। QCPP बना के रखो। QCPP तो क्यूट, ऐसा लग रहा है अपन कोई कैट को बुला रहे हैं। QCPP, तो QCPP क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। यस और नो? यस एवरीबॉडी, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ये कहां बनाना है आपको? फर्म लेवल पर। फर्म लेवल पर, फर्म लेवल पर मतलब ये कोई क्लाइंट से जुड़ा नहीं है, ये कोई ऑडिट से जुड़ा नहीं है। ये आपको मतलब आपको अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हो तो आपको ये फॉलो करना है। ये सब चीजें इसमें जो लिखी गई है इसको आपको एक एक करके फॉलो करना है। जब आप सीए बन जाओगे, आपको जब जॉब लग जाएगा, आप जब इंटरव्यू देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपसे एक लेटर साइन कराएंगे। वो होता है ना, एक्सेप्टेंस लेटर बोलो या यस। वो लेटर में आप देखेंगे ना, स्टार्ट में रहेगा सब 1-2 पेज, आपका नाम, सारा आपका डिटेल रहेगा। फिर नीचे आपकी सैलरी, आपकी पोजीशन, आपकी सैलरी का ब्रेकअप, भाई इसमें कितना है, क्या है, कैसे, इन हैंड कितना है का, ये सब रहेगा। 2-3 पेज के बाद आपको हर पेज पे साइन करना है। उस पेज पे लिखा रहता है आर फर्म्स QCPP। आपको वो लेटर देके कॉन्फ्रेंस रूम में आधा 1 घंटा छोड़ देते हो। वो बोलते सर आपका जैसे हो जाता है हमें बताइए, बिकॉज दे आर गिविंग यू टाइम टू रीड द क्वालिटी दैट आर फर्म एडॉप्ट्स। यू हैव टू साइन ऑन ऑल द पेजेस। और लास्ट में वो होता है Your I, Vivek Dharamshi, hereby accept that I will comply all the quality policies and procedures that are set in place by this firm। और आप साइन करते हो। तो अभी तो आपने काम चालू किया है, अभी तो एक क्लाइंट नहीं आया, बट एक होता है ना जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई सब ऑर्गेनाइजेशन से मेरे को सब लोगों से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आदमी आया, मुझे मेक श्योर चाहिए कि मैंने जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी सेटअप करी है वो सबने फॉलो करना। वो है QCPP। समझ में आ रहा है क्या? वो है SQC1। ऐसे 220 तो बात करता है जर आपल्याला एक काम आला तर त्याच्या रिलेटेड, एक ऑडिट रिलेटेड क्या करना चाहिए कि अपनी क्वालिटी मेंटेन रहे, वो ऐसे 220 में लिखा हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एवरीबडी पक्का श्योर अबाउट दिस? तो पहले आइए ऐसे 220 को थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर। ओके, नाउ SA220 बताइए कौन किसको समझा रहा है? वो सीनियर उसने सीए को समझा रहा है कि तुझे QCPP मेंटेन करना पड़ेगा। यस और नो? नाउ सबसे पहले आप ये 2 चीजों को देखिए, एक ये और एक ये। और एक ये एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ये 2 कंसेप्ट को समझिए पहले अच्छी तरह से भैया, आज तो आपको सारा क्लियर होगा। अब एक फर्म है, एक फर्म है जिसके अंदर 5 पार्टनर है। देयर आर 5 पार्टनर्स। तो सब के सब थोड़ी ना काम करते हैं। कुछ काम इसको दिए गए हैं, कुछ काम इसको दिए गए हैं, कुछ काम इसको दिए गए हैं, एंड सो फोर्थ। अगर एक ऑडिट है, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, और इसके पूरे ऑडिट का काम अगर आपने बी को दिया है, तो बी आपका बन जाएगा
एंगेजमेंट पार्टनर, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पूरा ऑडिट होने के बाद इस फर्म के बिहाफ पे बी साइन करने वाला है आपकी बैलेंस शीट, तो हम बोलेंगे मेरा एंगेजमेंट पार्टनर मिस्टर बी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? जो आपकी बैलेंस शीट पे साइन करेगा, जो आपका पूरा काम कर रहा है, जो आपका पूरा ऑडिट करने वाला है, जिसके अंडर जो टीम है वो आपका पूरा काम करेगा, वो आपका बनेगा एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, अब अपना लॉ तो हो चुका है, आपका लॉ आपने करा है। लॉ में आपको मालूम है कि जब पार्टनरशिप फर्म है और एक आधे पार्टनर ने कुछ गड़बड़ी करी तो सबके ऊपर आता है। ये आपको मालूम है, सेक्शन 148 में पेनल्टी के बारे में बताया गया है। और अगर आपको लगता है कि है कौन सा, तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, क्रिकेट टीम है, 11 प्लेयर है, एक आधे से भी कैच छूटता है तो पूरी टीम को भुगतना पड़ता कि नहीं, अरे वो तो उसका, अपने को क्या उससे लेना। यस, किसी की भी गलती हुई तो 140 करोड़ लोगों को झटका लगता है, राइट? बिग इंपैक्ट। ऐसे ही वो तो बाद में लगेगा 140 करोड़ लोगों को। क्यों? क्योंकि भाई वो उनकी बैलेंस शीट पे देख के तो अपन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने को भी धक्का तो लगना ही है। आपकी, अपन बोलते हैं ना, साइन में इतना पावर है कि आपने साइन कर दिया मतलब एक ट्रस्ट है, आपने सब सही से देखा है, सब ऑडिट हो रहा है। यस और नो? अब ये देखिए, मैं आगे ना, और मेरे को तो कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ सब गलत है। अभी बीच में एक कंपनी पकड़ी गई ना, पॉलीकैब, 1000 करोड़ का टर्नओवर कैश में कर दिया। 1000 एक 100 करोड़ है, मुझे नहीं मालूम, जो भी होगा एक्सवाइजेड अमाउंट है, कैश में निपटा दिया भाई। 1000 करोड़ या 100 करोड़, जीएसटी नहीं भरा, और लिस्टेड कंपनी, आप सोचिए कितनी ब्रांच है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर है, 1000 करोड़ का माल या 100 करोड़ का, मुझे मालूम नहीं, और अमाउंट 10 रुपए भी हो सकती, मुझे नहीं मालूम, का पकड़ा गया कि उन्होंने जीएसटी नहीं भरा, कैश में व्यवहार निपटा दिया, कोई रिकॉर्ड्स नहीं। हजारों लोगों का टीम, लिस्टेड कंपनी, 5000 रुपए उसका शेयर का भाव चल रहा है, किधर का किधर चला गया, लीडर है अपने सेक्टर में, लीडर, और बजा दिया। अब वो ऑडिटर क्या कर रहा था, किसका क्या है, मेरे को तो कुछ भी आइडिया नहीं, मैं तो ऐसे ही बकवास कर रहा हूं। तो कुछ तो होगा ना, तो सबको तो भुगतने को आया ना। अब जब भी वो पार्टनर पकड़ा गया, समझो पार्टनर ने अगर प्रूफ किया, मैंने तो सारे एविडेंस लिए, हमने तो सारा ड्यू डिलिजेंस किया था, हमारे सैंपल चेक देख लीजिए आप, उसमें तो हमें कुछ पकड़ में नहीं आया, बच गए। अगर कहीं पता चल गया कि पार्टनर भी मिला, कुछ इश्यूज थे, तो भैया ए को भी भुगतना है, ई को भी भुगतना है, डी को भी भुगतना है, सी को भी भुगतना है। यस और नो? तो क्वालिटी को डेवलप करने के लिए करे क्या? क्या आप ये सब मानते हैं कि ऑडिट में एक चीज जो होती है, जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है, जिसके वजह से आज हम रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हैं, हम एब्सोल्यूट नहीं दे सकते और ऑडिट रिस्क थोड़ा रह ही जाता है, वो है जजमेंट। वो होता है जजमेंट। यस और नो? जजमेंट होता है। तो क्वालिटी कैसी सुधारी जाए, क्या करें? तो अब एक नए कंसेप्ट ला लिया उन्होंने। अगर मिस्टर बी XYZ लिमिटेड के एंगेजमेंट पार्टनर हैं, तो एग्जाम्पल मिस्टर सी इस कंपनी के लिए, इस ऑडिट के लिए बनेंगे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ये बनेंगे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। अब ये क्या हो गया बाबा, कुछ समझ रहा ही नहीं, मैं हूं ना। ये क्या होने वाला है अब? तो मैंने सारे जो बुक्स बनाए हैं, मैंने जो कोई सीए फाइनलिस्ट की, कोई सीए की मदद ली, जब वो कोई काम करता है तो फिर मैं किसी और को बोलता, अरे ये काम को देखना, थोड़ा इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो निकालो। आपने सुना होगा ना, वो अपन अपनी नजर से बार बार देखे तो अपने को मिस्टेक नहीं निकलती, लेकिन अपन किसी और को बोले ए जरा देख, तो उसको मिल जाती। ऐसा हुआ है? आपने देखा है क्या? क्या आपको मम्मी ने बोला जा वहां पे ही पढ़ा है, वहां ही पढ़ा है, वहीं पढ़ा है, आप बोलते नहीं है मैं देख के आया, मम्मी बोलती अब चल मेरे साथ, और मम्मी के साथ वहीं रहता है वो। ये ऐसा एक ही इकलौता मैजिक है जिसका कोई अभी तक उपाय नहीं आया। सामने ही रहता है दोस्तों, आपने 3 बार देखा, आपको नहीं दिख रहा, बट मम्मी आई और अपन मम्मी के साथ देख रहे तो दिख जाता। अब मम्मी कैसे भाग के पहले जाके रख दे रही, ये इसका कभी कुछ पता नहीं चला क्या हुआ और क्या। बट कितने लोगों के साथ ये हुआ एक बार, बताइए? होता है। आपका किया हुआ काम आपको आपकी गलती नहीं दिखती, आपको नहीं दिखती,
बस समझ में आ रही है आपको? लेकिन कोई और देखता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, तो वो उसका क्वेश्चन आएगा ही, वो क्वेश्चन करेगा ही, अरे ये कैसा हुआ, क्या हुआ। आप समझिए क्या हो रहा है। जब बी बोलेगा मेरा ऑडिट हो गया, तो बी क्या करेगा, ट्रे के ट्रे आएंगे भाई, ट्रॉली के ट्रॉली आएंगे, फाइल्स के सब एविडेंस ये वो सब, और सब दे देगा वो सी को, और सी को बोलेगा आई एम डन, मेरे हिसाब से तो ऑडिट हो गया। सी जो कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, वो और उसकी टीम इस पूरे ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशंस को गो थ्रू करेगी, एविडेंस जो इकट्ठा किया उसको गो थ्रू करेगी, और हर बार देखेगी कि जो भी जजमेंट लिए गए वो सब रीजनेबल है ना। बताइए ऑटोमेटिक क्वालिटी इंप्रूव होती कि नहीं। वो मिस्टर बी ने 4 लीगल केसेस है, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में धक्का दे दिया। मिस्टर सी आए, उन्होंने बोला अरे अरे ये तो मैंने रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, ये तो कंटिंजेंट नहीं, इसको तो प्रोविजन में डालना चाहिए, ये तो कंटिंजेंट में डाल के आप बचा रहे हो, चलो 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 प्रोविजन में डालो, डालना पड़ेगा। सर तो ऐसा होगा ना, सी जो है वो भी एक कोई ऑडिट कर रहा होगा, PQR लिमिटेड, तो उसके लिए भी मिस्टर बी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर रहेंगे। हाँ, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अभी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये कंसेप्ट समझ में आया क्या, एकाला ऑडिट करायचं, दुकाला म्हणजे दुसऱ्याला त्याचं रिव्ह्यू करायचं की सगळं बरोबर केलं का, जजमेंट चांगले आहे का, कुठे असं काहीतरी वेग अझम्पशन्स तर नाही घेतलं ना, घेतलं असेल तर आपल्याला ते पॉइंट आउट करायचं। यस सर नो। बच्चे काफी पूछते सर मेरे को मैं समझा, ठीक है ना सर, बी ने अगर अपनी गलती निकाली तो अपन सी की भी निकालेंगे। अरे ये कैसा होता है, तूने मेरी कैच छोड़ी तब मैं तेरी भी छोड़ूंगा, इसमें किसका नुकसान होगा, फर्म का। ऐसा कोई करता है क्या, कोई अपने हाथ से बजा के लेता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई नहीं करता। जेन्युइन वे में पहली बात तो आप जो मिस्टेक निकाल रहे हो वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पे, यस और नो। तो अगर किसी को लग रहा है कि कंटिंजेंट और किसी को लग रहा है प्रोविजन है, तो ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई डिबेट की वाली बात ही नहीं, समझ में आ रहा है, पेपर है सामने, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है, उसी के हिसाब से आप देख रहे हो। और ये जेन्युइन वे में आप तो सामने वाले से जाते हो कि भाई तू देख मेरी कोई मिस्टेक रहेगी, अपना फर्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो तुझे लगता है कि मैंने कुछ अलग किया है, 2 चीज मैंने कम करी है, तू कर ले। क्या ये क्लियर हो गया आप सबको? तो अगर आप अब आएंगे मेरे यहां पर चार्ट पे, तो ये क्या कह रहे हैं, एंगेजमेंट पार्टनर मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि मेंबर ऑफ ICAI है और फुल टाइम प्रैक्टिस में है और रिस्पॉन्सिबल है एंगेजमेंट और उसकी परफॉर्मेंस के लिए, और वही है जो रिपोर्ट इशू करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। कितनी सोप, कितनी ताबू। क्या बोला, एक ऐसा व्यक्ति जो कि इज अ मेंबर ऑफ ICAI, फुल टाइम प्रैक्टिस में है, और वही है जो फर्म के बिहाफ पे रिपोर्ट इशू करेगा। दैट्स एन एंगेजमेंट पार्टनर, वो एंगेजमेंट पार्टनर है। यस और नो, पक्का। और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का मतलब क्या, अ पार्टनर, अदर पर्सन हु इज अ गाइड और अ टीम ऑफ सच पर्सन जिनके पास एक्सपीरियंस है और वो इवैल्यूएट कर सकते हैं बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड जजमेंट्स and the conclusions that were reached in formulating the report। अगर वो टीम ऑफ इंडिविजुअल्स है तो मेक श्योर करें कि द टीम इज हेडेड बाय द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। सीए रहना चाहिए, इतना ही बोलना है। किसी को भी हेड ने बना देना, बोले रिव्यू करना है तो ऐसे व्यक्ति को रखो जिसके पास कंपिटेंसी है, उसको समझता है क्या करना और क्या। सॉर्टेड है एवरीबॉडी। अरे बोल, पहला ऑडिट करता और दूसरा रिव्यूअर है, हाँ, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप। यहां पर उन्होंने ये बोला ही है कि भाई आपको अगर एक सीए तो इतना बड़ा क्लाइंट आने वाला भी नहीं, और रहेगा भी तो फिर आपको मेक श्योर करना है कि ट्रांसपेरेंट मैनर में आप किसी थर्ड पार्टी से इवैल्यूएट करा लो। अगर अपन एक ही सीए है और अपने पास रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट आ गया, सर एक मिनट, अगर आप एक ही सीए समझ लीजिए, अकेला सीए तू, और तेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट आ गया, फिर अब एक काम कर सकते हैं हम, कोई थर्ड पार्टी से उसको फिर से इवैल्यूएट करा लो। बट ये तो क्लियर है कि आप एक अकेले सीए, आपके पास इतना कोई बड़ा
फर्म आने वाला नहीं है। और दूसरी बात सर, ये क्वालिटी मेंटेन करने की बात हो रही है, कितने लोग करते हैं इसको मेंटेन? कितने? तुझे मालूम है क्या, रिव्यू करना मतलब मोरलेस एक ही काम को 2 बार करना, राइट? क्वालिटी चेक्स जितनी बार करेंगे उतनी बार टाइम रिसोर्सेज वगैरह लगेगा। तो ये तो ऐसा बोलने की बात है, ये तो क्वेश्चन तू मुझे पहले दिन भी उठा सकता था कि सर IOI क्या सब ऑनेस्ट रहते? क्या नहीं रहते, 99% नहीं रहते। तो बोल रहे, बोलने का, सुनने का, लिखने का, एग्जाम भूल जाने का नहीं मतलब ऐसा। आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हो। यस, आपका एक क्वेश्चन बताइए। ऑन रिकॉर्ड मैंडेटरी सर, ऑन रिकॉर्ड मैंडेटरी, रिकॉर्ड मैंडेटरी। ओके, यस एवरीबॉडी, पक्का? अभी आपको ये मालूम है कि नहीं, आपको तो लॉ में भी बताया गया है ना कि आप जब नोटिस बनाते हो, AGM वगैरह रखते हो, यस, तो क्या वहां पे उस दिन कोई नोटिस वगैरह होती है क्या? कोई AGM आती है क्या? है, होता है क्या? मुझे नहीं मालूम, मैं आपको पूछ रहा हूँ, होता है क्या? मेरे पिताजी कुछ कंपनीज में डायरेक्टर है। अरे भाई 5-5 रुपए टर्नओवर है, उसमें AGM जो है बनाना पड़ता है नोटिस पर। कंपनी तो नोटिस, AGM, ROC फाइलिंग के लिए करना पड़ता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम, दिन, डेट सब डालते हैं। बट क्या उस दिन को, उस तारीख को वो 8-10 लोग वहां पे रहते हैं क्या? होते रहते हैं, क्यों नहीं रहते? रहते ही है। आप ऐसे कैसे लॉक हुए कर रहे हो? तुमने देखा था ना, हम निकल रहे थे अपन सब तक मिले थे। यस, ओके। So now that you understand what is a quality review, quality reviewer. So what is an engagement quality control review? It is an objective evaluation before the report is issued of the judgments and the conclusions that they reached. I hope you understand. This B is something that you need not do. Na? You understand what is a quality control reviewer. Quality control reviewer ही है जो quality control review करता है। क्या करता है? रिपोर्ट इशू होने से पहले सारे जजमेंट्स को एक बार देख लेता है, सारी चीजों को देख लेता है, भाई कुछ अलग तो नहीं हो गया ना, अगर हो गया तो पॉइंट आउट करेगा, जिससे आपका सही से सारा चले। क्लियर? अब क्वालिटी को कोई भी आ सकता, एक्सटर्नल पर्सन मतलब ऐसे बहुत सारे बिग 4 में डिपार्टमेंट्स रहते हैं अलग अलग, सब EY के ही पार्ट रहते हैं बट डिपार्टमेंट रहते हैं अलग अलग। तो जैसे RAS बोल के, रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज बोलकर एक प्लेटफॉर्म है, एक PT बोलकर एक प्लेटफॉर्म है, एक अश्योरेंस बोलकर प्लेटफॉर्म है। एक्सटर्नल मतलब वो आपके डिपार्टमेंट, आपके टीम से अलग से कोई व्यक्ति आए, उससे आप रिव्यू करवा लो। आपके काम को बताना ही पड़ेगा सर। अब अगर मुझे लीगल केसेस का लिटिगेशन आप चेक करवाना है तो मैं वो केसेस किसी को नहीं बताऊंगा क्या? उसमें कहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है? वो तो बताना ही, बिना बताए कैसे होगा? यस और नो? जिसकी आपने मदद ली है वो आगे किसी को बताए तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है। आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर को तो बताना पड़ेगा ना। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर को तो पता चल गया मेरे को कहाँ दुख रहा है, अरे डॉक्टर को तो बताना ही पड़ेगा ना। अभी डॉक्टर अगर आगे किसी को बोलता है, ये डॉक्टर आज आपका फोटो और स्टेटस डाल देता है इंस्टाग्राम पे, आज इसका किया मैंने, तो फिर आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर का ब्रीच हो गया। बट जिससे मदद लेनी है उसको तो यस, ओके। चलिए, अब ये 5 तरीके से आप अपनी क्वालिटी को सुधार सकते हैं। वो कह रहे हैं कितने? 5 तरीके से। ये देख लीजिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात हुई है, 5 तरीकों से आप कर सकते हैं। नंबर 1, ये सबको पता है क्या रहना चाहिए। वो सीनियर कहता है भैया आप मेक श्योर करें कि जो आपका एंगेजमेंट पार्टनर है, देखो बताइए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्वालिटी ऑटोमेटिक कब इंप्रूव हो जाएगी? जब वो पार्टनर जो आपका ऑडिट संभाल रहा है यहां से बहुत कॉम्पिटेंट है, IOI है, यस और नो, अलर्ट रहता है, इंक्वायरीज करते रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। इसमें क्या इतना नया ऐसा था कि भाई क्वालिटी बढ़ाना है तो क्या करूं क्या करूं? अच्छा व्यक्ति, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट पार्टनर है, उसको बोलो IOI मेंटेन रखो, क्वेरीज पूछते रहो, अरे यस और नो एवरीबॉडी। एंड आपने देखा उन्होंने चुपचाप से क्या बोल दिया, मेक श्योर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 200 आर कंप्लाइड। अब SA 200 ही पूरी तो फाउंडेशन है अपनी, वही तो ज्ञान है, वही तो गंगा है, वही तो सागर है, अब वही सब फॉलो करने का बोल रहे हो। वो बोल रहे हैं अगर वो हो गया तो पहले तो क्वालिटी ऐसी इंप्रूव हो जाएगी। नंबर 2,
वेरी इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट एंड डेलीगेशन। अब व्हाट इज असाइनमेंट एंड डेलीगेशन? आपको ये मालूम, यस आपको ये मालूम है क्या? इन इंडिया इफ यू डेलीगेट द वर्क एंड लीव, इट विल नेवर हैपन। अगर आपने किसी को काम बांटा और आप भूल गए, आपको उसको रोज हिलाना पड़ता। हुआ क्या, हुआ क्या, कहां पहुंचा, तो ही वो हिलते, नहीं तो नहीं। ये इट्स अ फैक्ट। फुल मेरा तो एक्सपीरियंस रोज होता है। तो फिर में भी दिया और मैं आधा एक घंटा बैठ गया, मैं बोला अब होगा, अभी आएगा, अभी आएगा। फिर मैं बोलता हुआ, अरे तब जाके होता हो असाइनमेंट डेलीगेशन। सुन इधर देख, पॉइंट को देख, इट इज नॉट ओनली असाइनमेंट एंड डेलीगेशन, you have to direct, supervise and review also. Very important supervision, review is very important. समय समय पे उसको डायरेक्ट करना, उसको डायरेक्ट का मतलब मालूम है क्या? कैसे जाना, यस उसको डायरेक्शन देना, उसको ट्रेन करना, हेल्प लग रही है तो देना, सुपरवाइज करना, रिव्यू करना। अच्छा, और भी बहुत डीप है ये पॉइंट, ध्यान से देखिए। असाइनमेंट उसी को ही करते हैं, डेलीगेट उसी को ही कीजिए जिसके पास कंपिटेंसी और कैपेबिलिटी हो। किसी को भी काम डेलीगेट कर दिया तो फिर कैसे क्वालिटी होगा? पूछो तो सही, उसके पास वो करने का कैपेबिलिटी है क्या? तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है, कंपिटेंट नहीं है, आपने बिग फोर में आप जा रहे हो, वहां पर 4 लोगों को टैक्स के बारे में समझता नहीं, बड़ा अपने को लग रहे, वो बोल रहे हमको तो सर ऑडिट ही आता। अरे चलो 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 ट्रक में बैठो, ट्रक में बैठो। अरे सब्जी है, मेरे को आता ही नहीं, तो आप मेरे को जबरदस्ती लेके जाएंगे तो नहीं होगा। इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइबल में जब आप पूरा बैरक पढ़ेंगे, इंटेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंट, अरे नवंबर में मेरा अटेम्प्ट, मैं मेरे प्रिंसिपल को बोल रहा मुझे जाना है औरंगाबाद, मुझे पढ़ना है, बस जब भी छुट्टी दे देंगे, अब भी छुट्टी दे देंगे। 1 अगस्त चल रहा, अब मेरे पास कितने महीने बचे? 3, फाइनल में 8 सब्जेक्ट है, मेरे को जाना है घर, मेरे को पढ़ना है, अभी दे देंगे। अब फिर तू तो कॉम्पिटेंट है, तेरे को ही आएगा, बाकी सब आर्टिकल जो जूनियर है उनको कैसे आएगा? मैं तेरे को डायरेक्ट करता हूँ, मैं तेरे को सुपरवाइज करता हूँ, मैं तेरे को रिव्यू करता हूँ, 8 ही दिन का तो काम है। कैपेबिलिटी भी है, डायरेक्ट भी करेगा, सुपरवाइज भी करेगा, रिव्यू भी करेगा। मेरी इच्छा नहीं है ना, तो बताइए मैंने क्या किया? फिर वहां जाके मैंने किया ही नहीं, खराब नहीं, मैंने किया ही नहीं। मैं क्लाइंट प्लेस पे जाता था और मैं अपनी पढ़ाई करता था, और क्लाइंट को एकदम मैं बोल दिया था कि सर आवाज नहीं, अब आवाज नहीं सही। क्लाइंट का बेटा भी सीए कर रहा था, मैंने बोला था सर यू कैन अंडरस्टैंड, उसको ही मालूम था बहुत गलत है, वो बोला बिल्कुल चलने दो, एकदम आराम से, कोई फर्क नहीं गिरता, क्या कुछ नहीं। आखिरी आधा घंटा ग्रीन पेन हाथ में लिया, चलने दे, क्या करेंगे? मेरी इच्छा ही नहीं है तो क्या करेंगे? आप जबरन जबरन मेरे को भेज देंगे कहीं पे ऑडिट पे, मेरे को करना ही नहीं है ना वो, आपको सामने वाले को देखना है क्या उसका इंटेंट। बताइए, अगर आप इंटेंट नहीं देखेंगे और उसको दे देंगे तो क्या आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी? क्या ये क्लियर है क्या? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोफेशनल कंपिटेंट लोगों को ही चुने। नंबर 2, चुनने के बाद उन्हें सही से असाइन कीजिए, जिसको जो देना है वही दीजिए। अरे ये सुनो, मैंने एक प्रोफेशनल कंपिटेंट आदमी को उठाया, एकदम प्रॉपर, पूरा ऑफिस प्यूनिंग का काम करता है, 1 नंबर, झाड़ू फटका सब, इज एक्सपर्ट एट दैट ना, सो प्रोफेशनल कंपिटेंट हो गया। और अगर मैं उसको बोलूं कल से अब तेरे को फाउंडेशन का एक लेक्चर लेना, कैसे होगा सर? ये है, इज कंपिटेंट इन हिज फील्ड ना, इफ यू असाइन एंड डेलीगेट एनीथिंग, ऐसे कैसे चलेगा? असाइन एंड डेलीगेट ऐसे ही कीजिए जो उसको मालूम है, उसको कैपेबिलिटी है, कंपिटेंट है, तो ही काम में आएगा, वरना कैसे आएगा? ये नंबर 2। नंबर 3,
कंसल्टेशन। अभी ये क्या होता है, आजकल रिसेंट में नए नए जो सीएस है ना प्रैक्टिस में उतरते हैं, और वो देखिए सबकी बात अपनी जगह पे, वो कैसा होता है वो मैं समझ सकता हूँ उनकी बात। अब नया दिया सेटअप किया है, किसी की भी आशा होती है, मम्मी पापा की आशा होती है भाई सब अच्छा चले, कोई कोई क्यों ऐसा चाहेगा ना अपना करियर। अचानक से एक आया क्लाइंट और उसने बोला मेरा एक काम था, आप एक्साइटेड, ओके बताइए। उसने बोला एक्चुअली अपना क्या है ना, लंदन में एक एंटिटी है, तो वहां पर अपन ने कुछ वगैरह ऑपरेशंस वगैरह करें, तो उसका वगैरह काम करना। अब आपकी तो मन की घंटी बज गई, वहां के लॉस का आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको यहाँ के लॉस का आइडिया नहीं है, वहां का कैसे होगा। बट इंसान क्या करता है, कर देंगे ना, कर देंगे सर, मेरे खुद के 4 ऑफिस लंदन में है, कर देंगे सर कर देंगे। बहुत बार क्या होता है, हम काम ले लेते हैं, आने दे आने दे आने दे, ऐसा हो जाता है। कैसे आने दे, समझ ही नहीं रहा तो क्या करें। कोई आपको बोल रहा है इंटरनेशनल टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग के रिलेटेड काम है, आपकी उसमें एक्सपर्टीज ही नहीं है, फिर भी आप क्या होता है काम लेने के लिए ले लेते हो और फिर अपन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अब एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, बजेगा कि नहीं बजेगा, क्वालिटी बजेगा कि नहीं बजेगा। तो रूल कहता है प्लीज एंगेजमेंट पार्टनर ने मेक श्योर करने का, जहां चाहिए वहां डिफिकल्ट या ऐसे मैटर्स जो आपके एरिया से बाहर है, प्लीज उस पर कंसल्टेशन लेना चाहिए, थर्ड पार्टी से कंसल्टेशन लेना चाहिए, तो ही क्वालिटी इंप्रूव होने वाला। आप ऐसा खुद से कर लेंगे ना तो नहीं होना। क्या ये बात समझ में आ रही है। वो क्लियर कहते हैं बी सेटिस्फाइड दैट द मेंबर्स ऑफ टीम हैव अंडरटेकन अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन विद इन द टीम, between the engagement team and others at the appropriate level, even within or outside the। अरे ये विद इन क्यों बोल रहे हैं, भी बड़ी बड़ी फर्म्स में ना अपने ही फर्म में लीगल डिपार्टमेंट भी अलग से एक होता है जहां पे लॉयर्स काम करते हैं, तो आप अपने ही एंटिटी के दूसरे डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन ले सकते हो, या तो आपको लगता है आउटराइट बाहर से लेना है तो वैसा भी ले सकते, बट लेना चाहिए। ये कब आएगा, जब आपके पास कंपिटेंसी कैपेबिलिटी नहीं है। आपके पास नहीं है तो फिर आप क्यों कर रहे हो, छोड़ दो ना, रहने दो ना, क्यों क्यों बजा के लेते हो आप ना, यस और नो। नंबर 4 क्लाइंट इवैल्यूएशन। ये क्लाइंट इवैल्यूएशन में किसका इवैल्यूएशन है, क्लाइंट का ना। इधर देखो क्या बोल रहे हो, satisfied that appropriate procedures regarding acceptance and continuance of client relationship। अब ये देखिए समझिए इसको, acceptance and continuance of client relationship। सर क्यों नहीं कंटिन्यू करेंगे क्लाइंट रिलेशनशिप, आपको मैं बताता हूं। पहली बात है ना, कुछ क्लाइंट आर नॉट ऑनेस्ट। मेरे को बताइए, आप झोल कर रहे हो, ठीक है, सीए को बताना पर चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बताना। सीए को बताएंगे, देखिए बड़ी आई एम नॉट, मैं कोई भी नहीं होता ये बोलने के लिए, बट सीए विल हेल्प यू अगेन, नॉट कवरिंग अप, बट इन अ प्रॉपर मैनर के इसको डिस्क्लोज कर दो कि कैसे करना क्या नहीं। आप बताओगे नहीं तो कैसा, क्लाइंट सीए से ही झूठ बोल रहा है, ये एक मेरे ऊपर तलवार है कि कल जाके कुछ होगा तो मेरे पे भी आएगा। ऐसे क्लाइंट के साथ अपने को कंटिन्यू ही नहीं करना। क्लाइंट अगर इंटेग्रिटी नहीं फॉलो करता है, प्लीज उसको छोड़ दीजिए, अपने को उसके साथ आगे कंटिन्यू ही नहीं करना। इसमें दूसरा एंगल ऐसा है, सिनेरियो 1, आप हैं बहुत छोटे साइज की फर्म, आपको एक बहुत बड़ा क्लाइंट आया, आपको लगता है कि आप उसको केटर कर पाओगे, कर पाएंगे क्या केटर। तेरे पास, तू अकेला सीए है, तेरे पास 4 आर्टिकल है, एक प्यून है, तेरे को रिलायंस इंडस्ट्री आ रहा मेरा ऑडिट करते क्या विथ 200 सब्सिडरीज, होगा क्या तेरे से, काय को लेता हाथ, चुपिच वो बोल रहे कि 20 करोड़ ऑडिट फीस है तो ले लेना, अपने को नहीं आता तो नहीं करना, अपनी वो क्वालिटी नहीं है ना, अपन वो बैंडविथ में नहीं है ना, लेकर क्वालिटी बिगाड़ेंगे, अपना नाम बिगाड़ेंगे। नंबर दो सिनेरियो ये, सीए बहुत बड़े लेवल का है, क्लाइंट आपको बहुत छोटा देगा। मैंने ऐसे कितने सीए फर्म्स देखे हैं
जहां पर सीए फर्म बहुत बड़ी है, 5-5 6-6 पार्टनर है। मेरी फर्म में जहां करता था वहां क्लाइंट आता है, काम हमारे पास इतना है पूछो मत, और वो क्लाइंट है, छोटा क्लाइंट है, भाव ही नहीं देते उसको। हाँ बैठो सर बिजी, बाद में बात करें। 1-1 घंटा उसको सोफे पे बिठा रहे, के बीच 15-15 मिनट से पानी बोलता है, चलेगा, चाय चलेगा, कॉफी चलेगा, पानी हो गया ना एक बार। आपको लगता है ना दैट क्लाइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू आर वेरी बिग, यू कैन नॉट केटर टू स्मॉल क्लाइंट्स। आपके पास लगता है कि ये चिंदी काम के लिए मेरे पास समय ही नहीं है, उसको बोल दो ना बॉस अपन आगे कंटिन्यू नहीं करते, आपको दूसरा सीट ढूंढ लो, वो चला जाएगा, आपको छोड़ना भी नहीं है, आपको सर्विस भी नहीं देनी है, फिर उसको कोई सेंस बनता है क्या? तो आइदर यू फील दैट यू आर वेरी बिग एंड द क्लाइंट इज वेरी स्मॉल एंड यू आर नॉट एबल टू एलोकेट रिसोर्सेज टाइम टू दैट, ना बोल दो उसको कि सर एक्चुअली ना हमसे आप आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, अपना जो काम है ना वो बहुत अलग लेवल पे चला गया है, आपका ये जो चिंदी रिटर्न है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपका कोई भी अदर सोर्सेस का ही चेक रहता, वो भी इंटरेस्ट बैंक का, प्लीज घर कुछ कर ले जीवन में, बट अभी मैं नहीं कर पाएगा तेरा रिटर्न, मत बोलो, खत्म हो गया, ना बोल दो ना उसको, वो चला जाएगा बेचारा, कोई दूसरा ढूंढ लेगा। और आपको लगता है कि आप एक छोटी फर्म है, आपके पास बहुत बड़ा क्लाइंट आया है, टाटा जी आ गए, बोले वो सोच रहा हूँ टाटा सन्स और वो 15 लिस्टेड कंपनी और उनकी 100 सब्सिडरी कंपनी का काम कर लेंगे क्या? टाटा जी देख रहे ये 4 लोग है, मेरे 50 सिक्योरिटी गार्ड, ये कैसे होगा? तो उनको बोलिए कि सर 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 एखादी सबसिडरी दे सकते होंगे तो दीजिए, ते पण आमच्या लोकल म्युनिसिपल लिमिटच्या अंदर आहे का त्याची रजिस्टर्ड ऑफिस? कारण की आमच्या स्टाफला कडे 2 व्हीलर नाही, माझ्याकडे एक आहे, मी सगळ्यांना ट्रिपल सीट घेऊन येणार, तर मग तसं घ्या ना तुम्ही अपना, समझ रहा ना मैं क्या बोल रहा यार, ऐसे मत करो। तो वो क्लियर क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट इवैल्यूएशन, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल बी सैटिस्फाइड एंड अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, मेक श्योर दैट यू एक्सेप्ट एंड इवैल्यूएट whether you want to continue or no, don't spoil the quality part, and lastly obviously you have to keep on monitoring मतलब ये सब जो हम कर रहे हैं वो सब मॉनिटर करते रहिए कि सब बराबर से हो रहा है ना, so includes monitoring what is the process that you have designed to provide a reasonable assurance that the policies and procedures regarding quality control are relevant, adequate and operating sorted है। तो अभी अगर मेरे को इसको सिंपल भाषा में अच्छी तरह से बोलना हो, देखिए मैं आपको हेडिंग के साथ बोलूंगा, आपने अगर चार्ट में साथ साथ लिखा है तो डेफिनेटली आपको लर्न है। नंबर 1 है प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंगेजमेंट पार्टनर को ढूंढो। बड़ी आपको ये समझता है क्या, अगर आपको कोई भी धंधा करो, आपको अपने धंधे का एक झटके में अगर आपको क्वालिटी बढ़ाने का है, द सिंपलेस्ट ऑप्शन इज टेक क्वालिफाइड लोग। कहना से बड़ी व्हेन यू टेक अ क्वालिफाइड पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन इट ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर क्वालिटी, क्योंकि उसको अपना इंप्रेशन संभालना है ना। 4 एड़े लेने से तो एक स्मार्ट पर्सन लीजिए, वो आपकी क्वालिटी वैसे ही बढ़ा देगा। तो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लोगों को लीजिए। अच्छा, लेने के बाद उन्हें सही से उनकी कैपेबिलिटी को देखकर असाइन कीजिए। तो इसको लर्न कैसे करेंगे, देखिए इसको लर्न ऐसे करते हैं, आप अकेले हैं, आपको क्वालिटी बढ़ानी है, तो आपने पहले बोला 10 लोगों को हायर करता हूं, वो भी स्मार्ट, 50 नहीं चाहिए 10 चाहिए लेकिन स्मार्ट चाहिए। तो प्रोफेशनल कंपनी आ गए, अभी 10 लोग आपके सामने खड़े हैं, अब आप क्या करेंगे, सबको असाइन करेंगे, आपको एक एक काम आप असाइन करेंगे, असाइन करके छोड़ देंगे कि सुपरवाइज भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे। जब अभी बांट रहे थे ना तो उसमें से अचानक निकला, सर ये जो आप मेरे को काम दे रहे हैं मेरे को नहीं आता, वो नहीं आता। किसी को आता है क्या, किसी को ही नहीं आता। तो फिर अपन ऐसा नहीं करेंगे, कंसल्टेशन, अपन बाहर से कंसल्टिंग ले लेंगे। ये काम नहीं आता है ना तो कंसल्टिंग कर लेंगे, कंसल्टिंग कर लिया, चलो कंसल्टिंग हो गया। उसके बाद वो 10 लोग, आप मीटिंग चल रही है, एक आधा बोलता है सर वो बाहर एक क्लाइंट बैठा है, वो बहुत टाइम से बैठा है। अरे यार ये बहुत काम इसका 15 मिनट का है, बट अब इतना टाइम नहीं है अपने पास। उसको बोल दीजिए कि सर आज करके देता हूँ, बट एक्सट्रीमली सॉरी अभी कंटिन्यू नहीं कर। सर वो एक और एक क्लाइंट बैठा है उसके बाजू में ही, उसका काम बहुत अच्छा है। अरे बट वो बहुत झूठा है, उसका कल ही हर 3 दिन में उसका पेपर में फोटो रहता, आज ये जोल झालन ते जोल झालन। आप कभी अपना भी आ जाएंगे उसके बाजू में, अपने को ये क्लाइंट चाहिए ही नहीं। उसको बोलो भैया नहीं 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 सर, उसके बाजू में रतन टाटा जी बैठे, अरे बाप रे, उनको बोलो सर ऑफिस में ही नहीं है, ये सीए का ऑफिस है ही नहीं, उनको बोलिए नहीं इधर नहीं होगा, अब कहीं और कर लीजिए। काय को यार, क्यों मतलब यार, जो इंटीग्रिटी नहीं है,
जो आपसे बड़ा है, जो आपसे छोटा है, बैंडविड्थ में जो आपके बैठता है उसके साथ क्लाइंट कंटिन्यू कीजिए और ना छोड़ दीजिए उसको। आप अपनी क्वालिटी मत बिगाड़िए, नहीं तो ओवरलैपिंग इफेक्ट बैठना शुरू हो जाएगा। यस। और अंत में ये सब मॉनिटर कीजिए कि आपने सो भी पॉलिसी प्रोसीजर सेटअप करी है ना, वो रिलायबल है क्या, इफेक्टिवली चल रही क्या, कुछ चेंजेस लाने हैं क्या, तो लाने हैं तो लाइए, वरना जो चल रहा है वो चलने दीजिए। क्या ये सॉर्टेड है 220 के क्वालिटीज? 5 क्वालिटीज है। नंबर 1, प्रोफेशनल कंपिटेंट लोग। नंबर 2, सबको असाइन करो, डेलीगेट करो। नंबर 3, नहीं आता तो कंसल्टेशन लो। नंबर 4, क्लाइंट को इवैल्यूएट करो, कंटिन्यू करना है कि नहीं। और नंबर 5, यार मॉनिटर कर लो, समय समय मॉनिटर कर लो, जो मैंने क्वालिटी सेटअप करी बराबर है, कोई दिक्कत है, ऑपरेट तो कर रहा है, रिलायबल तो है, टाइमली तो है, नहीं चलो कुछ पॉलिसी में चेंज कर लेते हैं, सॉर्टेड है। इफ यू कम ऑन दिस पार्ट, QCPP is the responsibility of audit firm। ये QCPP सब पार्टनर को, सब स्टाफ को टाइमली बेसिस पे बता दीजिए कि देखो अपने को सबको ये फॉलो करना है। अंडर SQC1, ये अपन अभी नहीं पढ़े, ये मैं SQC के लिए अलग चार्ट बनाया हूं, मैं वहां लेकर जाऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन, क्या डॉक्यूमेंट करेंगे आप? अच्छा ये देखिए 2 डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिटर को क्या डॉक्यूमेंट करना है और रिव्यूअर को क्या डॉक्यूमेंट करना है। तो वो ऑडिटर क्या डॉक्यूमेंट करेगा, जो भी इश्यूज उसके सामने आए और उसने उसको कैसे कंप्लाई किया, कैसे रिजॉल्व किया, और उसका क्या स्कोप था, और अगर उस स्कोप से बाहर गया तो उसने कहां पर कंसल्टेशन ली। ये चीजें उसने डॉक्यूमेंट कर लेनी चाहिए कि मेरा ये स्कोप था, मेरे ये स्कोप से बाहर ये गया, मैंने ये कंसल्टेशन ली, मुझे ये इश्यूज मिले, मैंने इसको ऐसे ऐसे एड्रेस किया, अब उसको डॉक्यूमेंट कर लीजिए। रिव्यूअर क्या डॉक्यूमेंट करेगा? वो डॉक्यूमेंट करेगा उसने क्या प्रोसीजर्स करी, जिससे वो बोल सकता है कि मैंने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया, और मेक श्योर करना है कि वो बता दे कि ये कंप्लीट उसने ऑडिट रिपोर्ट बनने से पहले किया। यस और नो एवरीबडी। अ व्हेरी सिंपल SA-220, ह्याच्यामध्ये कोणाला काही पण असेल तर मला व विचारा। SA-220, 2 minutes to you। अगर आपको कुछ देखना है, करना है, गो थ्रू इट प्लीज, कम ऑन।
ना भी चाहिए थोड़ा। ओके ओके, नहीं बराबर है आपका, सही है। अब हम करेंगे क्वालिटी कंट्रोल SQC1 and everything is same, but I hope you understand it has to be at a firm level, right? तो अगर आपने ध्यान से देखना है, अच्छी तरह से देखिए, तो सबसे पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल। So promote internal culture with respect to quality, compliance and issue reports under such circumstances। ये तो फर्म का जो भी सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी कंट्रोल की उसकी रहेगी। एंड प्लीज रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड जो भी हाई क्वालिटी काम करता है। दैट्स व्हाट SQC1 सेज under the first point, leadership responsibility for quality control। एरो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, परफॉर्म प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, परफॉर्म regulatory and legal requirements। और ब्रैकेट में अलग पेन से लिख दीजिए PLR। PLR